नमस्कार फ्रेंड्स। आज 26 सितंबर 2021 का जो रीट का पेपर हुआ था लेवल 1 का, उस पेपर के दो विषय जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताने वाली हूँ। एक तो गणित और दूसरा पर्यावरण। ये दो विषय का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करके बताने वाली हूँ। आप मैच करके अपना स्कोर देख सकते हो कि इन दोनों में आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप पटवारी या फिर ग्राम विकास अधिकारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मेंटर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए भी आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि उन सब वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गणित और पर्यावरण, इन दोनों का पेपर जो है वो मैं यहाँ पे हल करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये चौथा पार्ट है, सेक्शन नंबर 4 मैथमेटिक्स का पेपर है। टोटल 30 प्रश्न है। इसका शुरू करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन सी, होगबेन ने। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, होगबेन। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। अलग अलग भागों को जोड़ने का जो सिद्धांत है वह कहलाता है संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि टुकड़ों को जोड़ना, और विश्लेषण होता है तोड़ना। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, संश्लेषण। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती, सबसे सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे ऑप्शन है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो ऑप्शन बी, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। इसका भी जवाब आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। मूल्यांकन के सोपान दिए हुए हैं, परिस्थिति की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधि का चयन, प्रमाणों की व्याख्या और मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। तो सबसे पहले होता है उद्देश्यों का चयन। उद्देश्यों का चयन, उसके बाद मूल्यांकन की दूसरी होती है अधिगम, जो उद्देश्यों का चयन दूसरा, पहला उद्देश्यों का चयन, दूसरा परिस्थितियों की पहचान, फिर उसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन करना, फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण और प्रमाणों की व्याख्या। तो यहाँ पे हो गया 2, फिर उसके बाद 1, 2, 1, 3, ऑप्शन ए मेरे हिसाब से। बाकी इसका आप एक बार और देख लीजिएगा। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो इन संख्याओं को इस प्रकार से पढ़ता है: 30 6, 40 6, 40 8, 40 20। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण है। देखिए आप यहाँ पे इस आराम से देख सकते हैं, बच्चे 2 अंकों की संख्या तो आराम से पढ़ लेता है, जैसे 30 40 40 40 20, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या को नहीं पढ़ पाता है। यानी कि उसको ज्ञान नहीं है कि 3 अंकों की संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो त्रुटि का कारण पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंक की संख्याओं का ही पढ़ना आसान लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची, 50 मीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, ऊंचाई दे रखी है और दरवाजे की लंबाई दे रखी है। मोटाई जो वही रहेगी जो कि दीवार की मोटाई है। माप के हैं, बनाने में इतनी 25 सेंटीमीटर गुणा 116 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ईंटों की संख्या पूछी है। तो देखिए सबसे पहले हमें दीवार का आयतन निकाल लेंगे, इन सबको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इजी हो जाए इसको करना। तो 20 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 2000 गुणा 500 गुणा 50, उसमें से दरवाजे की जो एक दरवाजा है उसका आयतन निकाल करके उसको घटा देंगे। तो दीवार
जो दरवाजा है वो है 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 200 गुणा 150 और गुणा 50, और उसको फिर 2 से गुणा करेंगे क्योंकि दरवाजा जो है वो 2 दरवाजे हैं। फिर इसके आयतन में से ये घटा करके उसमें इसका भाग दे देंगे ईंट की माप का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 11,750। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 11,750। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 140 और पूछा है PQR, ये अंदर वाला पूछा है, तो ये कितने डिग्री का होगा ये देखिए। एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि यदि इस तरीके से इस लाइन को मैं पूरा कर दूं तो ये 140 है तो ये भी 140 का ही होगा, और ये 140 का है तो अंदर वाला जो ये कोण बनेगा ये 40 का बनेगा, क्योंकि ये रेखिक कोण बनेगा ये 180 का होता है, तो ये 40 का है और ये कितने का है, 100 का है। ये 100 है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 40 है तो ये कितना बच जाएगा 60, तो इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे कि 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझने के लिए उपरोक्त शिक्षण अधिगम साधन है। कौन सा अधिगम साधन इसके लिए उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे आएगा ग्राफ पेपर। ऑप्शन डी ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर के अंतर्गत जो खाने बने हुए होते हैं, बड़े खाने उसके अंदर छोटे खाने बने होते हैं, उन छोटे खानों की मदद से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को दर्शाता है। देखिए, जब भी मिलान चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहां पे हम 4 लाइनें सीधी करके 5वीं जो लाइन होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 होता है, तो 5 तो ये और 4 लाइनें सीधी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो गया 5 और 4 9, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, जिसकी शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो शिक्षा पर व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री होता है पाई चार्ट में, तो 360 में से 60 डिग्री शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 60/360 गुणा 24,000, तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा 1/6 और इधर 1/6, 24,000 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24 4, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न 101, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। टोटल उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ब्याज निकाल लेंगे साधारण ब्याज के सूत्र से। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हो गया 9,000 रुपये, दर हो गई 8.5 गुणा समय। अब समय को देखिए किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, 2 वर्ष तो पूरे हैं और 8 माह दिए हुए हैं, तो 8 माह को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 + 8/12। माह को वर्ष में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3, तो 2 तिया 6 और 2 8/3। वर्ष की जो समय है उसकी जगह हमको लिख देना है 8/3, तो ये हो जाएगा 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8/3/100। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो ब्याज आएगा वो ब्याज आएगा 2,040 रुपये। तो लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, तो उसे इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ करके जो मिश्र धन बनेगा वो पुनः लौटाना पड़ेगा। तो 9 और 2 11,040 रुपये उसको वापस लौटाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर होगा सी 11,040 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर बिना अतिव्यापन किए एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कोई इस तरीके का कोई कागज है जिसकी लंबाई एक तरफ से 22 दे रखी है और दूसरी तरफ से 4 दे रखी है। फिर आगे कहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाना, यानी कि इसको इस तरीके से रोल करना है कि ये रोल होकर के इधर आए, तो जैसे ये इधर आएगा तो नीचे का जो हिस्सा बनेगा गोल, वो उसकी जो ये जो वृत्त बनेगा, इस वृत्त की परिधि जो है वो हो जाएगी 2πr बराबर 22, 2πr बराबर हो जाएगी 22, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πr और h, तो 2πr का मान है 22
और h का मान है गुणा 4, तो 22 गुणा 4 कितना हो गया 88, तो इसका आंसर होगा बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न 103 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी, चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी, ये ए बी और ये सी डी दो रेखाएं हैं जो कि ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी डी। यदि ओ ई और ओ एफ क्रम से बी ओ डी यानी कि ये इसका समद्विभाजक करता है 25 है, तो ये टोटल बन जाएगा कितना 50। यदि ये 25 है और ओ ई इसको समद्विभाजित कर रही है तो ये बन जाएगा टोटल 50। फिर उसके बाद कह रहा है कि सी ओ बी को भी समद्विभाजित कर रही है, सी ओ बी ये है इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये जो भी होगा उसका आधा हो जाएगा ये वाला कोण। अब चूंकि ये सीधी रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी सरल रेखा, उसमें से 180 में से 50 का तो ये इधर का रह गया, तो ये अंदर का कितना बच गया, ये बच गया 130। अब ये इसका समद्विभाजक है तो इसका आधा करेगा 130 का, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा 65। तो कौन सा कोण पूछा है इसने पूछा है COF, तो COF ये COF यानी कि ये वाला कोण जो बच जाएगा ये बच जाएगा 65 डिग्री का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है 6400 वर्ग मीटर, मैदान का हम सबसे पहले निकाल लेंगे उस मैदान की भुजा, तो ये हो गया 80 का वर्ग होता है 6400, तो 80 उसकी हो गई भुजा। अब परिमिति निकालनी यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जो चली गई दूरी है वो हो जाएगी 80 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 320, और 5 चक्कर लगा रहे हैं तो गुणा 5, तो गुणा 5 करेंगे तो 20 गुणा 80 ये हो जाएगा 20 गुणा 80 8 दूनी 16, 1600 मीटर, 1600 मीटर। लेकिन देखो यहाँ पे 1600 मीटर कहीं भी आंसर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर में भी आंसर दिया हुआ है, तो 1600 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो भाग दे देंगे 1000 का, तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर माप की टंकी, पानी के टंकी को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने का में जो समय लगेगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके टंकी का आयतन निकालते हैं तो 2 गुणा 1.5 गुणा 1 इसका हो जाएगा 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब। चूंकि हमें पानी लीटर में चाहिए तो लीटर और मीटर का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तो होता है 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब में होता है, 1 मीटर क्यूब की यदि बात करें तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के आयतन में 1000 लीटर पानी आता है। यदि कोई बर्तन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो चूंकि इसका आयतन दे रखा है 3 मीटर क्यूब, अभी हमने इसको सोल्व किया तो 3 मीटर क्यूब आएगा, तो उसमें 3 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा 3000 लीटर पानी आ जाएगा। अब सवाल ये है कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी उसके अंदर भरता है, 1 मिनट में भरता है 20 लीटर पानी, तो यानी हम यूँ कहेंगे कि 20 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, तो 1 लीटर पानी भरेगा 1/20 मिनट में, तो 3000 लीटर कितने में भरेगा, तो 1/20 गुणा 3000, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 150 मिनट। कितना आ जाएगा 150 मिनट। अब देखिए 150 मिनट यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस 150 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो घंटा जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 दूनी 120, तो 2 घंटे 30 मिनट, तो ऑप्शन आएगा डी 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 105, ऑप्शन डी 2 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या तो 2 अंकों की होती है 11, और सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी संख्या होती है अभाज्य संख्या कौन सी होती है 97। 97 में से यदि 11 लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 86, तो इसका जवाब होगा 86, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है, 12 दर्जन। तो सबसे पहले 1 दर्जन पेनों का मूल्य यदि हम ज्ञात करें तो कितना होगा, इसको 12 से भाग दे देंगे, 1 दर्जन पेनों का मूल्य हो गया 12 72 60 रुपए, 1 दर्जन मतलब 12 पेनों का मूल्य 60 रुपए है, तो फिर 1 पेन का कितना होगा, तो 12 पेन 60, 1 पेन का हो गया 5 रुपए, तो 25 पेनों का कितना होगा, 25 पेन 125, यानी कि ऑप्शन सी 125 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, 5 छात्रों का औसत भार 400 किलोग्राम है, यदि उनमें से एक छात्र का भार 50 किलोग्राम है,
छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का भार ज्ञात कीजिए। 5 छात्रों का औसत भार यदि 40 किलोग्राम है तो देखिए 5 छात्रों का कुल भार हो जाएगा 5 गुना 40 यानी कि 200 किलोग्राम। इस 200 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम का भार का एक छात्र उसको छोड़ के चला जाता है, तो 200 में से 50 कम कर देंगे, कितना बच गया? 150 किलोग्राम। ये 150 किलोग्राम जब भार है, ये कुल 4 छात्रों का औसत भार है। तो अब कुल 4 छात्रों का कुल भार है, तो औसत भार निकालना है तो भाग दे देंगे 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 पंजू 4 पंजू 20, तो 37.5 किलोग्राम इसका सही जवाब होगा, 37.5 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 10% लाभ से एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यदि वस्तु 100 रुपए की है तो बेची जाएगी 110 रुपए में, हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा यदि 110 रुपए विक्रय मूल्य, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यदि 110 रुपए विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 100 रुपए, हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इधर रखेंगे। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए तो वस्तु क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटे 110, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य गुणा 330 तो गुणा 330, तो ये हो जाएगा कट जाएगा पूरा 3 से, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 300 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 300 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, और यदि वैसा देखा जाए तो सिंपल सा वैसे भी नजर आ रहा है कि इनमें से अगर हम देखें तो 300 का 10% होता है 30, और 30 अगर उसमें और ऐड कर दे तो 330 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर में के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? देखिए बिल्कुल सिंपल सा बात है, हमें छात्रों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए कि यदि 7 घंटे में छात्र 12 साफ करते हैं तो 1 घंटे में कितने करेंगे? अब देखिए सफाई 12 जने मिलकर के कर रहे हैं तो 7 घंटे लगा रहे हैं, तो एक जना तो और भी ज्यादा टाइम लगाएगा, तो ज्यादा के लिए होता है गुणा, तो 12 गुणा 7। अब कह रहा है कि 1 घंटे में नहीं, हमें 6 घंटे में सफाई करनी है, तो 6 घंटे में कम लोग लगेंगे, तो कम के लिए होगा भाग, तो बटे में 6, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 छात्रों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा अनावश्यक आवृत्ति 0.123 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 3 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका भिन्न के बराबर इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये है 0.12, फिर ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको x के बराबर मान लेंगे, फिर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.333। हमको इस तरीके की संख्या लेके आनी है कि ये पॉइंट के बाद वाले 3 सब हट जाए, तो इसको हम 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 123.333। जब हम 1000x में से 100x घटाएंगे तो यहाँ भी ये 123.33 में से 12.33 घटाना पड़ेगा, तो 3 से तो ये 3 कैंसिल, 123 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 111, और इधर से 1000 में 100 घटाएंगे तो ये बचेगा 900x। हमको ये पूरा हमारा मान था x के बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 111 बटे 900। अब चूंकि 111 बटे 900 ऑप्शन नहीं है तो 3 से ये कट रहा है, देखो 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 बार बच गए 2, 7 तिया 21, और 3 से इसको काटेंगे तो 300, तो 37 बटे 300 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी 37 बटे 300, ऑप्शन सी 37 बटे 300। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, पचास पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर है? देखिए यहां से सिंपल सा प्रश्न है, 16 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 8 रुपए। 8 रुपए इनमें से किसका टोटल है वो देख लो, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए बन गए, प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के 2 तिया 6 रुपए बन गए, 6 और 4 10 रुपए, ये तो नहीं बन रहा। फिर 2 रुपए के 3 सिक्के 6 रुपए हो गए, और 25 पैसे के 8 सिक्के 1.25 रुपए हो गया, 1.5 रुपए सॉरी, तो ये हो गया 7.5, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी में देखो 2 रुपए के 3, 1 मिनट सॉरी गलत बोल गई मैं, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 2 रुपए, 6 और 2 8, तो ये बन रहा है सही, ऑप्शन बी सही है इसका। अब सी को देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के 6, और 6 रुपए के 6 सिक्के 25 पैसे के, तो ये हो गया 1.5,
तो 25 और 6 और 1.5 7.5, तो ये भी सही नहीं है। 2 रुपए के 2 सिक्के, 2 दूनी 4, और 1 रुपए के 3 सिक्के, तो 3 रुपए के तो ये हो गया 3, तो 4 और 3 7, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 8 रुपए के लिए 2 रुपए के 3 और 25 पैसे के 8। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न संख्याओं का सही अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम सही लिखना है। 7, 13 और 6 इनके एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 7, 13 और 6 का एलसीएम, 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं, एक तो लघुत्तम लेकर के और एक इसमें डायरेक्ट भाग दे करके। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट भाग देना इसमें ज़्यादा इजी रहेगा। चलो दोनों तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले 7, 13 और 16 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 916। 916 जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये 156, 126 और ये ऊपर आएगा 455, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 455, लास्ट वाला 5/6, फिर पहला 2/7 और फिर सबसे छोटा है 3/13। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका अवरोही क्रम का ऑप्शन ए, 5/6, 2/7 और 3/13। यदि इसका दूसरा तरीका अगर हम यूज़ करें तो यहाँ दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भाग दे के देखो, 2 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो ये आता है 0.28 के आसपास आता है, 0.28। 3 में 13 का अगर हम भाग देते हैं तो ये 0.23 के आसपास आता है, और 5 में 6 का भाग देते हैं तो ये 0.8 के समथिंग आता है। तो देखिए सबसे अवरोही क्रम है तो बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ा 0.8 यानी कि 5/6, दूसरा हो गया ये फर्स्ट 0.28 वाला यानी कि 2/7, और फिर ये तीसरा हो गया ये 3/13। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 5/6, 2/7 और 3/13। नेक्स्ट प्रश्न, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, -8/5, -8/5। फिर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 3 दूनी 6 और 2 8/3, और ये माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 और 5 29/6। उसके बाद इनका जब हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 6 5 30, 30 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 का भाग दिया 6, 8 6 48, माइनस के 48, माइनस के 80 और प्लस के 5 नम 45, 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 146, सॉरी 145, प्लस के 145 और माइनस के 48 प्लस 80, तो 48 प्लस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा -128, माइनस के 128 है और प्लस के 145 है। तो यहाँ बच जाएगा 7 और 8 15, 7 और ये हो गया 3 17, तो प्लस के 17/30 इसका आंसर होगा, प्लस के 17/30। प्रश्न नंबर 114 का डी, प्लस के 17/30। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त होते हों तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 शेष प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब इसमें भी उस संख्या से के पूर्ण रूप से विभाजित होने में 4 ज़्यादा है और इसमें भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में से 4 घटा लेते हैं। तो जैसे इसमें से 4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 240 और इसमें से 4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2048। और जब इन दोनों को वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हाईएस्ट कॉमन पूछा है फैक्टर, तो HCF निकाल लेंगे और इसका HCF आएगा 16। इसका HCF क्या आएगा? 16। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 16। नेक्स्ट प्रश्न, 1 करोड़ 1,01,101, तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, 1 करोड़ 1,01,101। नेक्स्ट प्रश्न, ये है 31P5, 31P5 3 का गुणज है तो P दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए P का सबसे बड़ा मान क्या होगा भाई, 3 का गुणज जो भी होता है उसमें अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योग करते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 प्लस P है। तो देखो P का मान क्या हो कि ये 3 से विभाजित हो। देखो 0 होगा तो भी 9 आएगा, यहाँ पे 3 से विभाजित हो गई। यदि 3 होता है तो 12 हो जाएगा, 6 होता है तो 15 हो जाएगा और 9 होता है तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि P का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, जिससे 18 होगा और 18 भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 9, P का अधिकतम मान हो जाएगा 9। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है 25 गुणा 12 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 भाग में 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास जो रूल होता है, ये आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल, BODMAS, MAS। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही संक्रियाएं हैं गणित की, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो सबसे पहले भाग होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर जोड़ होता है, फिर बाकी होता है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 25 में जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। फिर होता है गुणा, तो 12 और 33 का गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 36 और 3 39। तो ये बीच का हो जाएगा 39, यानी कि ये हो जाएगा 25 प्लस 396 माइनस 5, 25 प्लस 396 माइनस 5। तो यहाँ से अगर पहले हम जोड़ करेंगे तो इसमें जब हम 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 और 2 11 और 1 12, 421। और 421 में से जब हम घटाएंगे 5 तो ये आ जाएगा 416। तो इसका जवाब होगा 416। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित है। देखिए ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखिए ये रूल्स अगर आपको संख्याओं के विभाजित करने के पता है तो आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। देखिए एक ये 1680 है, इसमें 2 से विभाजित है। 3 का अगर हम देखें तो 8 और 1 9 और 3 9 और 6 15, तो ये भी 3 से विभाजित तो है। फिर 4 से देखें तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या पूरी 4 से विभाजित होती है। 80 में 4 का भाग जाता है, 4 से भी है। 5 लास्ट में 0 आ रहा है, 5 से भी है। 6 जो 2 और 3 से विभाजित है वो 6 से भी होती है। फिर 6 के बाद होता है 7, तो 7 का विभाजन हम देख लेते हैं, 7 दूनी 14 28, 7 चौक 28, ये भी 7 से भी है। 7 के बाद 8, 8 में लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होती है। तो लास्ट के 3 अंकों का अगर हम देखें तो 8 8 64 और 8 5 40, तो ये भी हो जाएगी। 9 का रूल होता है कि अंकों का योग जो है वो 9 होना चाहिए। तो अंक 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। तो इसका अगर अंकों का हम योग करते हैं तो 8 और 1 9 और 6 15, ये अंकों का योग जो है वो 9 नहीं हो रहा, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ये भी इसी तरीके से 8 और 4 12, इसमें भी ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या जो है यहाँ पे ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित हो रही है। अब इन दोनों में से अगर हम चेक करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो 9 से हो रही है वो 3 से होगी ही होगी। अब इन दोनों में से देखते हैं, देखिए 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से भी हो जाएगी। लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है। 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, 2 और 3 से है। तो फिर 7 से भी होगी। 7 से देखते हैं, 7 7 49, 14 7 दूनी 14, 7 से भी हो रही है। 8 से 8 3, हाँ 8 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है और 10 से भी हो रही है। तो ये भी चारों से हो रही है। इसका यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से होगी, 3 4 और 2 7 और 2 9, 3 से भी होगी। लास्ट के 2 अंक हैं ये 20, तो या 4 से भी होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी। 7 से देखते हैं तो 7 या 21, 7 या 21 बच गए 4, 7 6 42, तो 7 से भी होगी। 8 से अगर हम बात करें तो 3 अंकों का योग, तो यहाँ पे 8 6 48, 48 49 50 51 52 40, तो 8 से भी होगी, 9 से भी होगी, 10 से। तो यहाँ पे भैया दोनों संख्या ही हैं। अच्छा सबसे छोटी पूछी है, सही है, सही है। यहाँ पे वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, तो ये दोनों ही 10 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो रही है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी, वह छोटी से छोटी संख्या हो गई 2520। नेक्स्ट, ये इसका डबल हो गया तो इससे बड़ी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिमाग ही नहीं लगा इतनी देर से। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या दे रखी है, इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि हम इनका गुणनफल करते हैं तो ये हो गया 20 या 60 60, तो ये हो गए। अब 3 का स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान में कितनी जीरो आएंगी, 3 और 2 5 जीरो 3 के स्थानीय मान में आएंगी। 1 जीरो 4 के स्थानीय मान में आएगी, तो 5 और 1 6 और 1 जीरो ये रही, तो टोटल 7 जीरो जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 जीरो इसी में है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 1 है और इसमें 4 है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ तो ये हो गए हमारे मैथ्स के सारे प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं जीके एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न।
तो ये भी बिल्कुल सरल सा पेपर है। पहला प्रश्न है इसका 121 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन है इसका बी 2 अक्टूबर 2014 को। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही क्रम में चयन करें। मलेरिया, ये इधर देखिए इसका यहाँ पे मलेरिया का प्लाज्मोडियम आप जानते हैं, ए का सी हो जाएगा। दूसरा देखिए अमीबियसिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो देखिए फर्स्ट का तो सी और सेकंड का बी। देखिए किस किस में है, फर्स्ट का सी, फर्स्ट में तीनों में सी है और सेकंड दो में ए है। फर्स्ट ए और डी में दोनों में डी है, तो या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। अब देखिए 6 रोग यानी कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये आप जानते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सी का। 6 रोग का ऑप्शन बी। माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, तो ऑप्शन बी। तीसरे का बी कौन से में है, डी में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और बच गया हैजा विब्रियो कोलेरी, ये हो जाएगा हैजा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ से बनाए गए घर कहलाते हैं, तो बर्फ से बनाए गए घर जो है वो इग्लू कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का जिला जो नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर और नागौर। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए बताती हूँ मैं आपको। अभी आप मैप देखिएगा। देखिए मैप में भीलवाड़ा जो है वो 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक अजमेर, एक टोंक, बूंदी, चित्तौड़ और राजसमंद। नेक्स्ट है 5 जिलों के साथ भीलवाड़ा जो 5 जिलों के साथ। दूसरा है अजमेर की अगर हम देखें तो ये पाली, नागौर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद बाड़मेर की बात करें तो ये 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वह है जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर। जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर। उसके बाद है नागौर अपनी सीमा जो है 7 जिलों के साथ साझा करता है। वो है बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। तो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा शेयर करने वाला जो जिला है वह है नागौर, ऑप्शन डी नागौर। नेक्स्ट प्रश्न, कपड़ों का वह समूह जो बिना सिले पहना जाता है। देखिए यहाँ पे कमीज सिली जाती है इसमें, यहाँ पे कुर्ता और यहाँ पे टी शर्ट, जबकि ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा। धोती, साड़ी और पगड़ी, ये तीनों ही बिना सिले पहने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन देखिए दीपावली कार्तिक मास में मनाई जाती है, होली जो है वो फाल्गुन मास में मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि जो है वो ये फरवरी के आसपास के महीने में आती है लगभग। ये फिर आएगी माघ, पौष या माघ के महीने में, फाल्गुन से पहले। और रक्षाबंधन जो है ये श्रावण मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? आरनोद, प्रतापगढ़, चौथ खबरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, केलवाड़ा, बारा और पुष्कर, अजमेर। तो ऑप्शन सी केलवाड़ा, बारा। नेक्स्ट प्रश्न 12 में, नेक्स्ट राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए रेनिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों ही अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेनिन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगीय डॉल्फिन, ऑप्शन ए गंगीय डॉल्फिन। नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत निम्न में से किसमें उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए आगमन विधि में। नेक्स्ट प्रश्न, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मछली, मधुमक्खी, मुर्गी, सुअर। तो ऑप्शन सी सुअर, मतलब इसमें मुर्गी में, ऑप्शन सी मुर्गी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान, नदियां। तो ऑप्शन ए पौधे। नेक्स्ट,
वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, वनों की कटाई जो है उसका दुष्परिणाम क्या है? मृदा के अपरदन में वृद्धि। ऑप्शन ए मृदा के अपरदन में वृद्धि, अपरदन में कमी नहीं होगी, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी और पेड़ों की कटाई से वर्षा नहीं होगी। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए मृदा के अपरदन में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर, सोमनीफेरम, एलोवेरा, सिनकोना, सिंटेला एशियाटिका। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, पेपावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ये रेलवे क्रॉसिंग को इंगित करता है। नेक्स्ट, राजस्थान में जिस देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है तो वह है गोगा जी, रामदेव जी, भोमिया जी या पाबू जी। तो ऑप्शन सी पाबू जी। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 62, 72, 82 या 92। तो इसका आएगा ऑप्शन बी 1972। नेक्स्ट, जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है ICF, ICFIRE या WWF या IUCN या फिर UNEP। तो ऑप्शन सी IUCN। नेक्स्ट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? A.G. टेंसले, हिकल या वीटेकर या फिर W.G. रोजन। तो ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन डी W.G. रोजन। नेक्स्ट, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या फिर अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी संतोष यादव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1926, 27, 28 या 29। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन बी 1927 में। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था किस पर? मटर के पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग और यह चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी 22 मार्च को। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेस या टाइलिन? तो लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। तो देखना आप अपना स्कोर, उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किया होगा। धन्यवाद।